Hello everyone, I'm Professor N.B. Chate welcomes you all in the 41th lecture of electrical measurement subject. So my dear students, we have discussed about the frequency meters in the last lecture, right? So there are four types of the frequency meter we have discussed. That is, first one is the reed type frequency meter. Then second one is the ferrodynamic type frequency meter, or it is also called as electrical resonance type frequency meter. Then third one is the Weston type frequency meter, or it is also called as moving iron type frequency meter. And last frequency meter is the digital frequency meter, right? So these four frequency meters we have discussed in the last lecture, right? तो आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको सिंक्रोस्कोप का। ये बस बार के तीन फेजेस है आपके आर वाई बी। ये आपके इनकमिंग मशीन्स के तीन फेजेस हैं आर वाई बी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल है, ठीक है। ये दो फिक्स्ड कॉइल्स है, ये मूविंग कॉइल दिखा है यहाँ पे, ये पॉइंटर अटैच किया है मूविंग कॉइल को। यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ठीक है। ये इंडक्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इसमें से जो करंट फ्लो होगा मूविंग कॉइल से उसको डिनोट किया है I2 से, एंड फिक्स्ड कॉइल में से जो करंट फ्लो होगा उसको डिनोट किया है I1 से, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे लैंप कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कोर है, इसके ऊपर ये जो कॉइल्स माउंट की है वो वहां के रिस्पेक्टिव फेज को कनेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न टाइप का सिंक्रोस्कोप है, ठीक है। सो हियर इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखना है हमें अभी, ठीक है। पहले हम देखेंगे उसका फंक्शन क्या होता है सिंक्रोस्कोप। सो सिंक्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द अल्टरनेटर्स इन पैरेलल। सिंक्रोस्कोप हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए। क्या डिटरमाइन करना है? द एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ द स्विचिंग रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द अल्टरनेटर्स इन पैरेलल। जब हम अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब वहां का जो एग्जैक्ट इंस्टेंट होता है स्विचिंग का वो डिटरमाइन करने के लिए हम सिंक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक आहे। जेव्हा आपण अल्टरनेटर्स पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतो तेव्हा जो एक्झॅक्ट इन्स्टंट असतो स्विचिंग होण्याचा, ठीक आहे, त्या इन्स्टंटला आपल्याला डिटरमाइन करण्यासाठी हा सिंक्रोस्कोप तिथं यूज केला जातो, ठीक आहे। अल्टरनेटर्स पॅरलल मध्ये कशामुळे कनेक्ट करतो आपण, ठीक आहे, वेगवेगळे जे सबस्टेशन्स असतात, जनरेटिंग स्टेशन्स असतात, ठीक आहे, तिथं आपण काय करतो, हे अल्टरनेटर सगळे पॅरलल मध्ये कनेक्ट केलेले असतात। अल्टरनेटर पॅरलल मध्ये कशामुळे कनेक्ट करायचे आपल्याला, तर कंटिन्यूटी राहिली पाहिजे आपल्या सप्लाई मध्ये, ठीक है। हम कंटिन्यू सप्लाई प्रोवाइड कर सके इसलिए हम अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। देन सपोज वहां पे जो लोड है वो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जब हम अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से वहां के जो अल्टरनेटर्स है उसकी इफिशियंसी बढ़ती है आपकी, ठीक है। और सपोज दो अल्टरनेटर्स हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और एक के ऊपर अगर फॉल्ट क्रिएट हो गया वहां पे, तो दूसरे पे हम पूरा लोड डाल सकते हैं उसमें, ठीक है, और हमारा सप्लाई हम वहां पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस है पैरेलल ऑपरेशन के अल्टरनेटर की, ठीक है। तो जब हम अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो एग्जैक्ट इंस्टेंट जो होता है स्विचिंग का, ठीक आहे, एक्झॅक्ट इन्स्टंट जो असतो स्विचिंगचा जेव्हा आपण अल्टरनेटर्स पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतो त्याला डिटरमाइन करण्यासाठी हा सिंक्रोस्कोप यूज केला जातो, क्लियर आहे। सो ऑर पुट एन अल्टरनेटर अक्रॉस द इन्फानाइट बस, ठीक आहे। एक तर अल्टरनेटर्स आपण पॅरलल मध्ये कनेक्ट करतो किंवा मग आपण अल्टरनेटर तिथल्या इन्फानाइट बसच्या अक्रॉस मध्ये कनेक्ट करतो। सो हियर आपको डायग्राम में दिख रहा है ये अल्टरनेटर हमने ये बस बार के पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। इनकमिंग मशीन यानी आपका अल्टरनेटर है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए हैं यहाँ पे, समझ में आया? ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो सिंक्रोस्कोप आपको समझ में आया कि किसके लिए यूज करना है, ठीक है। एग्जैक्ट इंस्टेंट जो होता है स्विचिंग का रिक्वायर्ड होता है जब हम अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, उस एग्जैक्ट इंस्टेंट को स्विचिंग के इंस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए सिंक्रोस्कोप यूज किया जाता है, समझ में आया?
एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज दो अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है और एक के ऊपर सपोज फॉल्ट, अचानक से फॉल्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है, तो सारा लोड क्या करना होता है आपको फिर, ये उसका जिस पे फॉल्ट हुआ है जिस अल्टरनेटर पे, वहां का पूरा लोड उस अल्टरनेटर का दूसरे अल्टरनेटर पे आपको स्विच करना होता है, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। क्लियर है? अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है देखो, ये है ये आपके सिंक्रोस्कोप का फंक्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट में दिया है इट्स पॉइंटर गिव्स द आइडिया ऑफ द फास्टर एंड स्लोअर मशीन टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर्स फॉर सिंक्रोनाइजिंग। जो पॉइंटर यहाँ पे दिया है वो देता आपको आइडिया देता है वहां के फास्टर एंड स्लोअर मशीन का, ठीक है, टू मेक द एडजस्टमेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर, ताकि आप वहां पे अल्टरनेटर का जो स्पीड है उसको एडजस्ट कर सके सिंक्रोनाइज करने के लिए। इसके लिए उस मशीन का फास्टर एंड स्लोअर मशीन जो भी है इसका आइडिया आपको ये पॉइंटर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंटर दिखाया है ये देखो, यहाँ पे स्लोअर पोजीशन में है और ये फास्टर पोजीशन है इधर, ठीक है, तो इसका आइडिया फास्टर एंड स्लोअर मशीन्स का क्लियर आइडिया हमें वो पॉइंटर देता है, ताकि आप वहां के अल्टरनेटर्स की स्पीड ऐसे तरीके से एडजस्ट कर सके, ठीक है, हम सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है। तो इस वो इंडिकेट करने के लिए, वो आइडिया देने के लिए वहां पे पॉइंटर को यूज किया होता है, ठीक है। समजला हा पॉइंट, की पॉइंटर तिथं आपल्याला क्लिअर आयडिया देतो फास्टर आणि स्लोअर मशीनची, जेणेकरून आपल्याला अल्टरनेटरची जी स्पीड आहे त्यामध्ये ऍडजस्टमेंट करता येईल, जसं आपल्याला त्याला सिंक्रोनाइज करायचंय बस बार सोबत त्याप्रमाणे, ठीक आहे। तर हे दोन फंक्शन्स आहेत आपले सिंक्रोस्कोपचे, ठीक है। देन पर्पज ऑफ द सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग का पर्पज क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला अल्टरनेटर्स अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या उसके एडवांटेजेस है, ठीक है, पर्पज क्या है ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर्पज देखो क्या है कि सप्लाई कंटिन्यूटी कैन बी मेंटेन इन द इवेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वन अल्टरनेटर। एक अल्टरनेटर में अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम सप्लाई को कंटिन्यू वहां पे मेंटेन रख सकते हैं, अदर्स बीइंग फंक्शनल, और आपका जो सेकंड अल्टरनेटर रहेगा वो फंक्शनल रहेगा, ठीक है। एक के ऊपर अगर ब्रेकडाउन होता है तो दूसरा आपका फंक्शनल रहेगा और आपको सप्लाई कंटिन्यू वहां पे मेंटेन करने आएगा। इसके लिए आपको सिंक्रोनाइजिंग करना जरूरी होता है, समजला, ठीक है। समजा दोन पॅरलल मध्ये जर अल्टरनेटर्स कनेक्ट केले आपण, किंवा एखादा अल्टरनेटर तिथल्या बस बारच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट केला आपण, आणि त्या अल्टरनेटरवरती जर त्या अल्टरनेटरचं जर ब्रेकडाऊन झालं किंवा फॉल्ट निर्माण झाला एका अल्टरनेटरवरती, तर दुसरा अल्टरनेटर फंक्शनल राहणार आहे आणि मग आपल्याला तिथला सप्लाय कंटिन्युटीचं मेंटेन ठेवता येणार आहे। हा पर्पज आहे सिंक्रोनाइजिंगचा। सेकंड आहे अल्टरनेटर्स आर लोडेड सच दैट दे एग्जिबिट हाइयर इफिशियंसी। अल्टरनेटर्स को हमें जब लोड देते हैं अपन अल्टरनेटर्स को, तो वो हाइयर इफिशियंसी वहां पे एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटरला जेव्हा आपण लोड देऊ तेव्हा अल्टरनेटर हे तिथं हायर इफिशियन्सी एक्झिबिट करतात, ठीक आहे। हा पण पर्पज आहे आपल्या सिंक्रोनाइजिंगचा। थर्ड आहे सेव्हिंग इन द फ्युअल, आपलं फ्युअल सुद्धा सेव्ह होतं, ठीक आहे, हा पण पर्पज आहे। देन नेक्स्ट फोर्थ पर्पज है मेंटेनेंस एंड रिपेयर बिकम्स इजी विदाउट डिस्टर्बिंग सप्लाई कंटिन्यूटी। जो भी मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना है आपको वो इजी जाता है विदाउट वहां पे सप्लाई को डिस्टर्ब करके, सप्लाई कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब न करते हुए आप वहां पे मेंटेनेंस एंड रिपेयर इजीली कर सकते हो, ठीक है। मेंटेनेंस आणि रिपेयर हे आपल्याला इझिली करता येतं विदाउट इथला सप्लाय कंटिन्यूटी डिस्टर्ब करता, ठीक है। फिफ्थ पर्पज आहे स्मॉल कॅपॅसिटी ऑफ रिझर्व्ह युनिट्स। स्मॉल कॅपॅसिटी असते रिझर्व्ह युनिटची, ठीक आहे, हा सुद्धा एक त्याचा पर्पज आहे। देन इझी फ्युचर एक्सपान्शन, फ्युचर एक्सपान्शन सुद्धा इझिली आपल्या करता येतं, ठीक आहे। अशा भरपूर पर्पजेस आपल्याला सांगता येतील सिंक्रोनाइजिंगचे किंवा पैरेलल ऑपरेशनचे, क्लियर है। देन नेक्स्ट, समझ में आया ये सारे पर्पजेस। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेसेसिटी ऑफ द सिंक्रोस्कोप। नेसेसिटी क्यों है, जरूरत क्यों है आपकी सिंक्रोस्कोप, तो यहाँ पे ये दिया देखो, इन अ पावर सिस्टम थ्री फेज अल्टरनेटर्स
ट्रांसफॉर्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने अभी आपको बोला कि पावर सिस्टम में आपको 3 फेज अल्टरनेटर्स को देन वहां के ट्रांसफॉर्मर्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, विच एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्ट करना होता है, या फिर आप वहां के बस बार के भी उस पैरेलल में उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन 3 फेज अल्टरनेटर्स आर टू बी कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस, जब हम 3 फेज अल्टरनेटर को कनेक्ट करते हैं वहां के इनफाइनाइट बस के पैरेलल में, then the correct instant of synchronizing is important to connect the incoming alternator safely to the existing system। तब करेक्ट हमें वहां पे इंस्टेंट जो है सिंक्रोनाइजिंग का वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको इनकमिंग अल्टरनेटर को कनेक्ट करना है सेफली एग्जिस्टिंग सिस्टम से, तो जो करेक्ट इंस्टेंट है आपका सिंक्रोनाइजिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो टू डिटेक्ट द करेक्ट इंस्टेंट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग सिंक्रोस्कोप इज यूज्ड। तो वहां का करेक्ट इंस्टेंट जो है उसको सिंक्रोनाइजिंग का जो करेक्ट इंस्टेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको सिंक्रोस्कोप की जरूरत होती है। समजलं? ठीक आहे, पॉवर सिस्टीम मध्ये आपण मी सांगितलं तुम्हाला की 3 फेज अल्टरनेटर्स आणि ट्रान्सफॉर्मर्स आपण तिथं एकमेकांच्या पॅरल मध्ये कनेक्ट करतो किंवा तिथल्या बस बारच्या पॅरल मध्ये कनेक्ट करतो आपण। जेव्हा आपण 3 फेज अल्टरनेटर्स हे इन्फानाइट बसच्या पॅरल मध्ये कनेक्ट करतो तेव्हा तिथं जो करेक्ट इन्स्टंट आहे आपल्या सिंक्रोनाइजिंगचा तो अतिशय इम्पॉर्टंट असतो, कारण आपला इनकमिंग अल्टरनेटर सेफली आपल्याला तिथल्या एक्झिस्टिंग सिस्टीम सोबत कनेक्ट करायचा असतो। ठीक आहे, त्यामुळे तिथला करेक्ट इन्स्टंट जो आहे सिंक्रोनाइजिंगचा त्याला डिटेक्ट करण्यासाठी आपल्याला सिंक्रोस्कोपची गरज असते। क्लियर है? तो ये है आपकी नेसेसिटी सिंक्रोस्कोप। अभी वर्किंग कैसे होता है उसका देखो। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 लिम्ड ट्रांसफॉर्मर, आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में, यहाँ पे 3 लिम्ड ट्रांसफॉर्मर्स यूज किया है हमने। ठीक है, डायग्राम अगर आपने देखी होगी तो डायग्राम में आपको दिखा है यहाँ पे, तो ये है आपका 3 लिम्ब ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये एक लिम्ब है, ये दूसरा लिम्ब है और ये तीसरा लिम्ब है, ये सेंट्रल लिम्ब बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे एक 3 लिम्ब ट्रांसफॉर्मर है आपका। द वाइंडिंग ऑन वन ऑफ द आउटर लिम्स इज एक्साइटेड फ्रॉम बस बार्स, और उसके ऊपर जो आउटर लिम्ब है उसके ऊपर जो वाइंडिंग वाउंड की है उसको एक्साइट किया है हमने बस बार से। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आउटर लिम्ब है आपका, और यहाँ पे आउटर लिम्ब पे जो वाइंडिंग है इसको एक्साइट किया है हमने बस बार से, यानी बस बार से हमने इसको सप्लाई दिया है। ये बस बार का बी फेज है और ये बस बार का वाई फेज है, यहाँ पे दोनों को कनेक्ट किया है। तो ये वाइंडिंग को सप्लाई कहां से मिलेगा? आपके बस बार से। और ये दूसरा जो आउटर लिम्ब है उसको उसको कहां पे कनेक्ट किया है हमने? ये इनकमिंग मशीन्स के ये 2 फेजेस को, बी एंड वाई फेज को। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि वाइंडिंग on one of the outer limb is excited from bus bars and that on other limb by incoming machine। incoming machine से हमने दूसरे वाइंडिंग को वहां पे एक्साइट किया है, यानी उसको सप्लाई दी है। The two fluxes produced by outer limbs, जो भी 2 fluxes प्रोड्यूस करेंगे अभी ये 2 outer limbs, are forced through the central limb। वो कहां पे फोर्स किए जाएंगे? सेंट्रल लिम्ब थ्रू उसको फोर्स किया जाएगा। ठीक है, and the resultant flux through the central limb is equal to the phasor sum of these fluxes। जो resultant flux आपके central limb से फ्लो हो रहा है वो इक्वल रहेगा वहां के 2 फ्लक्सेस के फेजर सम से। ठीक आहे, समजलं? वर्किंग मध्ये पहिला पॉइंट सांगितला आपण की याच्यामध्ये एक 3 लिम्ड ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला आहे आपण, आणि जी आउटर लिम आहे एका आउटर लिमवरती जी वाइंडिंग वाउंड केलेली आहे तिला आपण एक्साइट केलं बस बार कडून, आणि दुसऱ्या वाइंडिंगला आपण जी दुसरी वाइंडिंग आहे जी दुसऱ्या लिम वरती प्लेस केलेली तिला आपण एक्साइट केलं इनकमिंग मशीन्स कडून। ठीक आहे, आणि जे 2 फ्लक्सेस प्रोड्यूस केलेले असतील मग या 2 आउटर लिमनं दे आर फोर्स्ड दी फ्लक्सेस प्रोड्यूस बाय आउटर लिम्स आर फोर्स्ड थ्रू दी सेंट्रल लिम। हे फ्लक्सेस फोर्स केले जातील सेंट्रल लिम्ब मधून फ्लो होण्यासाठी, आणि जो रिझल्टंट फ्लक्स असणार आहे तिथल्या सेंट्रल लिम्ब मधून तो रिझल्टंट फ्लक्स इक्वल असणार आहे तिथल्या या 2 फ्लक्सेसच्या फेजर समच्या इक्वल मध्ये असणार आहेत। ठीक, देन
नेक्स्ट पॉइंट दिया है वर्किंग में, व्हेन बस बार एंड इनकमिंग मशीन वोल्टेजेस आर इन फेज, जब आपके बस बार एंड इनकमिंग मशीन के वोल्टेजेस इन फेज में रहेंगे, देन द ईएमएफ इंड्यूस इन दी सेंट्रल लिंब, तब आपके सेंट्रल लिंब में वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वाइंडिंग इज मैक्सिमम, वहां पे सेंट्रल लिंब पे जो वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम रहेगा जब आपका बस बार एंड इनकमिंग मशीन का वोल्टेजेस इन फेज में रहेंगे। हेंस लैम्प ग्लोज विथ अ मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो उसकी वजह से वहां पे जो लैम्प ने कनेक्ट किया है वो मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये लॅम्प कनेक्ट किया हुआ आहे आपको, ठीक आहे। आणि या सेंट्रल लिंब वरती जी वाइंडिंग वाउंड केलेली त्यामध्ये जे ईएमएफ इंड्यूस होईल ते मॅक्सिमम असणार आहे, कारण तिथलं बस बार आणि इनकमिंग मशीनचं जे व्होल्टेजेस आहे ते इन फेज मध्ये असणार आहे, त्यामुळं ईएमएफ जे इंड्यूस होणार आहे सेंट्रल लिंबच्या वाइंडिंग मध्ये ते मॅक्झिमम असणार आहे आणि त्यामुळे तिथला लॅम्प जो ग्लो होईल तो मॅक्झिमम ब्राईटनेस न ग्लो होईल, ठीक आहे। तर नेक्स्ट पॉइंट काय दिलाय पहा, वेन बस बार एंड इनकमिंग मशीन वोल्टेजेस आर 180 डिग्री, ठीक है। जब आपका बस बार एंड इनकमिंग मशीन का वोल्टेज अगर 180 डिग्री है, सपोज ये यहाँ पे डिग्री है, ये थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पे 180 डिग्री है, आउट ऑफ फेज रहेंगे, ठीक है। जब बस बार एंड इनकमिंग मशीन वोल्टेज आपके 180 डिग्री आउट ऑफ फेज रहेंगे, देन द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेंट्रल लिंब इज ऑलमोस्ट जीरो, तब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा आपके सेंट्रल लिंब में वो ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, एंड लैम्प डज नॉट ग्लो, अगर ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होता है तो लैम्प आपका वहां पे ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। समझ में काय पॉइंट सांगितला हा, की जेव्हा बस बार आणि इनकमिंग मशीनचे व्होल्टेजेस हे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मध्ये असतील तेव्हा सेंट्रल लिंब मध्ये ईएमएफ इंड्यूस जे होईल ते ऑलमोस्ट आपलं झिरो असणार आहे आणि त्यामुळे तिथं लॅम्प आपला ग्लो होणार नाही। वेन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इनकमिंग मशीन इज डिफरंट, जेव्हा फ्रिक्वेन्सी जी आहे इनकमिंग मशीनची ती डिफरंट असेल दॅन दॅट ऑफ द बस बार, बस बारच्या फ्रिक्वेन्सीच्या डिफरंट मध्ये असेल जर इनकमिंग मशीनची फ्रिक्वेन्सी, तर लैम्प विल फ्लिकर, लैम्प क्या हो जाएगा आपका, फ्लिकर करेगा वहां पे, यानी बंद चालू हम वो बोलते हैं ना फ्लिकरिंग, तो उसको बोलते हैं फ्लिकरिंग, ठीक है। फ्लिकर कब करेगा लैम्प, जब आपके इनकमिंग मशीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बस बार फ्रीक्वेंसी से अगर डिफरेंट है तो लैम्प आपका फ्लिकर करेगा वहां पे। Then the correct instant of synchronizing is when the lamp is flickering at a very much slow rate and it is at its maximum brightness। जो करेक्ट इंस्टेंट रहेगा आपका सिंक्रोनाइजिंग के लिए वो क्या रहेगा कि जब आपका लैंप फ्लिकर कर रहा है वेरी मच स्लो रेट से, लैंप आपका जो फ्लिकर कर रहा है वेरी मच स्लो रेट से, एंड इट इज एट इट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस, और उसका ब्राइटनेस कैसा है, मैक्सिमम है, तब वो जो इंस्टेंट है वो करेक्ट इंस्टेंट होता है सिंक्रोनाइजिंग के लिए, ठीक है। सिंक्रोनाइजिंगचा करेक्ट इंस्टंट काय सांगितलं आपण की जेव्हा लॅम्प हा फ्लिकर करत असतो व्हेरी मच स्लोअर रेटनं आणि त्याचा ब्राईटनेस आपल्याला मॅक्झिमम मिळत असतो, त्यावेळेस आपल्याला जो सिंक्रोनाइज करायचा आहे तो करेक्ट इंस्टंट असतो सिंक्रोनाइजिंगचा, ठीक है। तो ये है आपके सिंक्रोस्कोप का वर्किंग, ठीक है। समझ में आया वर्किंग अभी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप, या ये सिंक्रोस्कोप कहाँ कहाँ पे यूज होता है देखो। सो सिंक्रोस्कोप इज यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग। सिंक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं हम, वहां पे जो एग्जैक्ट इंस्टेंट है जो होता है स्विचिंग का, रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द अल्टरनेटर्स इन पैरेलल और पुट एन अल्टरनेटर इन पैरेलल विद द इनफाइनाइट बस। ये ऑलरेडी पॉइंट हमने बोला है कि सिंक्रोस्कोप कहाँ पे यूज किया जाता है, जो जहां पे हमें एग्जैक्ट इंस्टेंट जो होता है स्विचिंग का जो रिक्वायर्ड होता है वहां के अल्टरनेटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए, या फिर एक अल्टरनेटर को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है वहां की इनफाइनाइट बस में, वो बस में, तब आपको जो एग्जैक्ट इंस्टेंट रिक्वायर्ड होता है स्विचिंग का, उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको सिंक्रोस्कोप की जरूरत होती है। सो इट्स पॉइंटर गिव्स द आइडिया ऑफ फास्टर और स्लोअर मशीन्स टू मेक द एडजस्टमेंट इन द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर्स फॉर सिंक्रोनाइजिंग। तो वो पॉइंटर क्या करता है, अपने को क्लियर आइडिया देता है वहां के फास्टर एंड स्लोअर मशीन्स को, ताकि हम एडजस्टमेंट कर सके आपकी स्पीड में अल्टरनेटर्स की सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है।
समझ में आया? तो ये है आपका सिंक्रोस्कोप का यूज यानी आपका जो हमने फंक्शन बोला है सिंक्रोस्कोप का, वही आपका सिंक्रोस्कोप का यूज है। क्लियर है? समझ में आया सिंक्रोस्कोप? तो इसमें कुछ डाउट है आपको? ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, दैट we will discuss in the next lecture. ठीक है? So we will stop here. Thank you for watching this video lecture again. We will meet in the next lecture. Thank you very much.